नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। आप देख रहे हैं मार्केट फटाफट यानी स्टॉक्स फटाफट और मैं हूं कनिष्का सरकार। इस शो में हम एक फटाफट अंदाज में आपके साथ सभी स्टॉक्स जो आज फोकस में है या तो न्यूज़ की वजह से या कोई टेक्निकल लेवल्स की वजह से, उन सभी के बारे में बातचीत करेंगे एक फटाफट अंदाज में। बट शुरू करने से पहले एक बार क्विक चेक लेते हैं मार्केट का। मार्केट इस वक्त किस तरह का कारोबार कर रही है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो शानदार तेजी निफ्टी में लगभग आधे %, 150 अंकों का उछाल जो है हमें इस वक्त भी देखने को मिल रहा है। 26,300 के लेवल के काफी पास जो है निफ्टी कारोबार कर रहा है। कुछ टॉप गेनर्स की तरफ देखते हैं, आज कौन से टॉप गेनर्स है निफ्टी में। एंड कोल इंडिया, एनटीपीसी लगभग कोल इंडिया लगभग 5.5% ऊपर इस समय। इसके अलावा एनटीपीसी में भी 3% से ज्यादा का उछाल। ट्रेंड, हिंडाल्को, जियो फाइनेंशियल, इन सभी ने जो है ग्रीन शेड मेंटेन किया हुआ है। तेजी जो है निफ्टी में बरकरार है इन सभी शेयरों की वजह से। हिंडाल्को, जियो फिनसर्व ये सब भी 2 से 2.5% ऊपर। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने अपना नया रिकॉर्ड हाई आज टच किया है। हालांकि उस लेवल से थोड़ा स्केल बैक कर चुका है, लेकिन अब भी 60,098 का लेवल जो है निफ्टी बैंक ने मेंटेन किया हुआ है। 392 पॉइंट्स के उछाल के साथ इस समय कारोबार करता हुआ बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं कौन से वो स्टॉक्स है जो आज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हैवीवेट्स, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सभी 0.8 से 1% तक की ऊपरी लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा एसबीआई बैंक में भी आधे % का उछाल है। येस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सभी स्टॉक्स जो है आज अच्छा ट्रेड कर रहे हैं। सिर्फ एक्सिस बैंक एक जो स्टॉक है वो लगभग 3% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो लगभग एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है, बट अभी रेड निशान में चल रहा है। तो सिर्फ एक्सिस बैंक एक ऐसा बैंकिंग स्टॉक है जिसमें हमें इस समय जो है थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा सभी स्टॉक्स जो है ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं बैंक निफ्टी में। पर अब चलते हैं अपने मार्केट एक्सपर्ट की तरफ। आज हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे जुड़ रहे हैं। हरीश जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मार्केट में जो है नए साल का चीयर बिल्कुल दिख रहा है और तीसरा लगातार दिन है जो आज तेजी दिखने को मिल रही है। क्या लगता है पूरा 2026 जो है इसी तरीके की तेजी हमें देखने को मिल सकती है, या नियर टर्म में एटलीस्ट किस तरीके का आपका नजरिया रहेगा? इसके अलावा बैंक निफ्टी ने जो है अपना रिकॉर्ड हाई आज फिर से टच किया है। निफ्टी अभी कुछ अंक दूर है अपने लेवल से, तो क्या लगता है निफ्टी कब अपना नया रिकॉर्ड हाई जो है टच कर पाएगा? वेरी गुड आफ्टरनून। बिल्कुल देखा जाए तो देखिए इस साल का शुरुआत तो एक पॉजिटिव के साथ हुआ था। कल के ट्रेडिंग सेशन में हल्की सी तेजी देखने मिलती, लेकिन आज क्लियरली एक फॉलो अप बाइंग देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आज रैली होते हुए नजर आ रहा है निफ्टी में, क्लियरली ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास है। जो लेवल था प्रीवियस ऑल टाइम हाई का 26,325 था। मुझे लग रहा है कि एक बार इसके ऊपर निकलता है तो मोमेंटम और बढ़ सकता है। जो शॉर्ट कवरिंग है वहां पे उसके चलते और तेजी देखने मिल सकती है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। और मार्केट ब्रेक भी देखा जाए तो सारे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी अच्छे खासा तेजी देखने मिल रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रांग सेटअप है। किसी के पास बाइंग है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, और फ्रेश बाइंग के लिए भी निफ्टी में सोचा जा सकता है 26,325 के ऊपर। तो दोनों, और बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो और आज के दिन नया ऑल टाइम हाई बनाया गया। प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 60,114 का। तो उसके आसपास की ऑलमोस्ट ट्रेड हो रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। हम लोगों ने कल के ट्रेडिंग सेशन में ही बता दिया था कि बैंक निफ्टी में भी एक तेजी देखने मिल सकती है। बिल्कुल उससे ही चलते बैंक निफ्टी में आज तेजी देखने मिल रही है। मुझे लग रहा है कि एक बार ऑल टाइम हाई निकाल दिया तो और मोमेंटम बढ़ सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मार्केट स्टेडी है और एक फॉलो अप बाइंग बिल्कुल आना चाहिए मंडे के दिन। ट्रेंड है, अपसाइड ट्रेंड बैंक निफ्टी में बिल्कुल कंटिन्यू हो सकता है। हरीश जी की राय। हरीश जी, इसके अलावा बैंक के जो बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं काफी स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपडेट्स है, तो इसीलिए बैंक में जो है हमें कंटिन्यू तेजी देखने को मिल रही है आज। बट इसके अलावा कोई स्टॉक्स जो आज आपको जहां बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपको दिख रही हो, कोई टॉप पिक्स जो आज आपने हमारे दर्शकों के लिए सिलेक्ट किए हैं? बिल्कुल, आज के लिए दो स्टॉक्स है मेरे रडार पे। पहला स्टॉक है चोला फाइनेंस। हमने लगातार देखा है कि फाइनेंशियल स्टॉक्स में और बैंक्स में अच्छी तेजी देखने मिल रही है, और उसमें से अगर चोला फाइनेंस देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन में था स्टॉक। आज मुझे लग रहा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ही एक ब्रेकआउट दिया है। यहाँ से तेजी एक देखने मिल सकता है चोला फाइनेंस में, जहाँ पे शॉर्ट टर्म में टारगेट देखने मिल सकते हैं 1850, उसके बाद 1925 का। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1715 का बाय के पोजिशन के लिए। और दूसरा स्टॉक रहेगा बजाज ऑटो। हमने लगातार देखा है कि ऑटो स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने मिल रही है, लेकिन अब बजाज ऑटो अभी तक कंसोलिडेशन में था।
कल के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट दिया था, आज बिल्कुल फॉलो अप बाइंग भी देखने मिल रहा है। तो बायर ऑटो एक अच्छा पोजिशनल के लिए भी बाय रिकमेंडेशन रहेगा, जहाँ पे टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए 10,000 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में भी मुझे लग रहा है कि अच्छी देखने मिल सकती है, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 9,300 बजाज ऑटो के लिए। ये थे हरीश जी के टॉप पिक्स। पर अब चलते हैं अपने स्टॉक्स फटाफट की तरफ और एक फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं सभी स्टॉक्स जो आज फोकस में है। सबसे पहले बात करते हैं आईटीसी के बारे में, जिसमें आज लगातार गिरावट जो है हमें दूसरे दिन देखने को मिल रही है। कल भी स्टॉक लगभग 10% नीचे गिरा था, हालांकि आज भी 5% तक टूटा है स्टॉक, अभी लगभग 4% नीचे ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कल क्लियर किया था कि जो इंक्रीज एक्साइज ड्यूटी है वो फरवरी 1 से लागू होगी, और इसीलिए सिगरेट के जो प्राइसेस है वो बढ़ सकते हैं, और इसी के चलते काफी सारे ब्रोकरेजेस, नोमुरा, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, जेफरीज, मोतीलाल ओसवाल और कोटक जैसे बड़े ग्लोबल ब्रोकरेजेस ने और डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस ने भी आईटीसी की जो रेटिंग है और टारगेट्स को कट किया है। इसका सीधा इम्पैक्ट स्टॉक पर दिख रहा है। आज लगभग 3 साल के लोएस्ट लेवल पर आज स्टॉक गिरा है, और 70,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप जो है वाइप आउट हो चुका है आईटीसी में। इसके अलावा ब्रोकरेजेस का मानना है कि जो नए टैक्स के बाद आईटीसी को 25 से 35% तक का प्राइस हाइक करना पड़ सकता है, और वॉल्यूम्स और अर्निंग्स दोनों पर ही इसका इम्पैक्ट होगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी रह सकती है, इसी वजह से आज आईटीसी के शेयर्स बिल्कुल प्रेशर में है। हरीश जी, आपके पास आना चाहूंगी, एक बार आईटीसी के बारे में बात करते हैं। ब्रोकरेजेस ने बताया है कि नियर टर्म में जो है थोड़ा प्रेशर बन सकता है। आपको क्या लगता है कितने समय तक ये प्रेशर कंटिन्यू होगा? कल एक 10% लोअर सर्किट लगा था आईटीसी में, आज भी लगभग 4% नीचे ट्रेड कर रहा है इस समय, पर आगे चलकर कितना समय लग सकता है आपको कि ये जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू होगा? ये जिस तरीके से हमने कल एक एक्सीडेंट देखा था मार्केट्स में, आईटीसी ऑलमोस्ट 10% था, तो मेजर सपोर्ट जो थे वो ब्रेक कर चुका है। देखा जाए तो लगातार स्टॉक प्राइस जो है 390 के पास बार बार सपोर्ट लेके वहीं से रिवर्स हो रहा था पिछले 2-3 सालों से, लेकिन जो सपोर्ट था 390 कल के ट्रेडिंग सेशन में क्लियरली ब्रेक डाउन दिया था। उसके चलते मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक क्लियरली स्ट्रक्चरल चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक हो सकता है कि और थोड़ा गिरावट देखने मिल सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जिस तरीके से 2 दिन में पिटाई देखने मिली है, एक छोटा सा बाउंस बैक देखने मिल सकता है, पुल बैक रैलीज। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो चुका है। मुझे लग रहा है कि जब तक 390 के ऊपर नहीं जाता है स्टॉक प्राइस, वहाँ पे बिल्कुल तेजी नहीं कर सकते फिलहाल के लिए। तो मुझे लग रहा है किसी के पास लॉन्ग है तो थोड़ा कॉन्शियस अप्रोच के साथ जाना चाहिए, फ्रेश बाइंग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 345 के आसपास एक छोटा सा सपोर्ट है, अगर वो टिक पाता है तो थोड़ा रिकवरी देखने मिल सकता है। उसके नीचे मेजर सपोर्ट जो दिखाई दे रहे हैं 330 के आसपास है, तो उसके लिए वेट करना चाहिए। किसी को फ्रेश बाइंग करना है तो बिल्कुल थोड़ा अवॉइड करना चाहिए जब तक पूरा मामला सेटल नहीं होता है। मुझे लग रहा है कि अभी भी स्टॉक में गिरावट देखने मिल सकता है, तो फिलहाल अवॉइड करने की राय रहेगी आईटीसी में। फिलहाल अवॉइड करने की राय रहेगी। 345 का जो एक सपोर्ट लेवल है वो मेंटेन करिए आईटीसी में। जब तक स्टॉक जो है 390 तक नहीं पहुंचता है, एक अपसाइड ट्रेंड नियर टर्म में आना थोड़ा मुश्किल है। तो ये थी राय हरीश जी की तरफ से। अब बात करते हैं एक और स्टॉक की जो आज बिल्कुल फोकस में है अपने नए लेटेस्ट मर्जर डेवलपमेंट की वजह से। देवयानी इंटरनेशनल और सफायर फूड्स, इन दोनों ने आज अनाउंस किया है। आज ये दोनों शेयर्स फोकस में है क्योंकि ये ब्रांड्स इंडिया फ्रेंचाइजीज का लॉन्ग अवेटेड मर्जर जो है फाइनली इन्होंने अनाउंस कर दिया है। सफायर फूड्स का देवयानी इंटरनेशनल के साथ अमालगमेशन अप्रूव हो चुका है, यानी मर्जर अप्रूव हो चुका है, जिसके बाद देवयानी के शेयर्स 8% तक ऊपर गए हैं, जबकि सफायर फूड्स में हमें काफी प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब कुछ डिटेल्स की बात करते हैं। मर्जर के बाद केएफसी और पिज्जा हट का बिजनेस एक लिस्टेड एंटिटी के अंडर आएगा, जिससे स्केल, ऑपरेशन एफिशिएंसी और कॉस्ट सिनर्जीज मिलने की उम्मीद है। यूबीएस, अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें, यूबीएस का कहना है कि इस डील से 210 से 225 करोड़ के एनुअल सिनर्जीज दूसरे साल से आ सकते हैं। इस ट्रांजैक्शन का सबसे बड़ा फायदा देवयानी इंटरनेशनल को मिलता हुआ दिख रहा है, इसीलिए स्टॉक आज पॉजिटिव रिएक्शन दिखा रहा है, जबकि सफायर के जो शेयर्स है स्वैप रेशियो के चलते एडजस्ट हो रहे हैं। तो ये था लेटेस्ट देवयानी इंटरनेशनल और सफायर फूड्स को लेकर। हरीश जी, एक बार इस मर्जर के बारे में बात करते हैं। क्या लगता है आपको, कितना पॉजिटिव ट्रेंड रह सकता है ये मार्केट के लिए? आज अच्छा खासा उछाल हमें देवयानी इंटरनेशनल में तो देखने को मिल रहा है, लेकिन सफायर फूड्स में जो है थोड़ा डाउन ट्रेंड बना हुआ है, तो क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा जब तक मर्जर की फाइनल डिटेल्स, रेगुलेटरी अप्रूवल्स तक?
बिल्कुल, देखिए आज न्यूज़ तो आ चुका है, लेकिन जब तक ये पूरा प्रोसेस खत्म नहीं होता है तब तक इस तरह का वोलेटिलिटी बनी रहेगी। और उसके बाद एक ही स्टॉक रहेगा जो लिस्टेड रहेगा, तो उसके बाद उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि कितने स्टॉक्स कितने लोग कितना मिलेंगे एक स्टॉक के हिसाब से। तो मुझे लग रहा है कि दोनों टेक्निकल्स की बात डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देवयानी इंटरनेशनल स्पेशली पहले बात करते हैं तो 133 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थे, वहां से हमने उछाल देखने मिल रहा था। मुझे लग रहा है कि 133 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर किसी के पास लॉन्ग है तो इसको बने रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक रेंज में ही है ट्रेड, लेकिन अगर लंबे समय से देखा जाए तो 133 से ऊपर 180 188 190 के आसपास का रेंज है इस स्टॉक का। तो हो सकता है कि यहाँ पे स्टॉक में पोटेंशियल हो, जिस तरह से पॉजिटिव न्यूज़ आते फैलते हुए मुझे लग रहा है कि स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम बढ़ सकता है, जहाँ पे 170 से लेके 180 का लेवल देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। फिर लॉन्ग टर्म में बात करते हैं, जैसे मैंने बताया 190 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो ये लेवल्स बिल्कुल देखने मिल सकते हैं 190 का लेवल्स इस स्टॉक में, अगर 6 से 7-8 महीने में देखा जाए तो। अगर सफायर फूड्स की बात टेक्निकल डिस्कस कर लेते हैं तो लगातार स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेशन में था और डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन फेज एक्सटेंड हो सकता है। सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 215 के आसपास है सफायर फूड्स के लिए। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मेजर चेंजेस नहीं देखने मिल रहे हैं, कंसोलिडेशन एक्सटेंड होते हुए नजर आ रहा है सफायर फूड्स में। तो कंसोलिडेशन एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे रही है सफायर फूड्स में, लेकिन देवयानी इंटरनेशनल में अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। अभी जो नीचे का सपोर्ट लेवल है वो 133 का रहेगा और 190 के टारगेट्स जो है आप देख सकते हैं। तो ये थी राय हरीश जी की। अब चलते हैं अपने अगले न्यूज मेकर की तरफ जो L&T है। L&T क्यों है आज फोकस में? क्योंकि बड़े ऑर्डर विंस कंपनी ने अनाउंस किए हैं। कंपनी ने कहा है कि 5,000 से 10,000 करोड़ के बीच का एक मेजर ऑर्डर जो है उन्होंने जीता है, जिसके बाद स्टॉक ने इंट्राडे 52 वीक हाई आज टच किया है। ऑर्डर्स सेल और दूसरे क्लाइंट से मिले। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मिले हैं, जो डोमेस्टिक मेटल सेक्टर के EPC प्रोजेक्ट्स के लिए हैं। सेल ने IISCO स्टील प्लांट बर्नपुर में कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए L&T को एक प्रोसेस प्लांट कंप्लीट इंजीनियरिंग और इंस्टॉलेशन का काम जो है दिया है। इसके अलावा बोकारो स्टील प्लांट के एक्सपेंशन और स्पेशलाइज्ड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के लिए भी काफी ऑर्डर्स जो है L&T को मिले हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लो, रोबस्ट एग्जीक्यूशन विजिबिलिटी, पिछले क्वार्टर्स में हमने देखा है काफी अच्छा एग्जीक्यूशन जो है L&T ने कंटिन्यू किया है। इसके अलावा 15,000 करोड़ का के कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद L&T पर इन्वेस्टर्स का काफी कॉन्फिडेंस जो है इस समय दिखता हुआ हमें दिख रहा है। आज भी अच्छा खासा मोमेंटम है स्टॉक में, 0.6% ऊपर इस समय 4,117 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ। पर हरीश जी, अगर हम इस स्टॉक की बात करें, अच्छा स्टॉक है और ऑलरेडी काफी रनअप हमें जो है इस समय देखने को मिल चुका है। बट गोइंग फॉरवर्ड फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग है कंपनी के, लेकिन टेक्निकल लेवल्स पर अगर हम बात करें तो क्या ये पीक आ चुका है या ये पीक कंटिन्यू हो सकता है, और कितने समय का जो है लॉन्ग टर्म व्यू आप इस पे रखते हैं? बिल्कुल देखा जाए तो देखिए L&T में बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक चार्ट स्ट्रक्चर है। हमने देखा था कि लास्ट ऑलमोस्ट 2024 से लेके 2025 अक्टूबर के रेंज तक तो एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड कर रहा था। तो उसका ब्रेकआउट जो है 3,950 के अराउंड ब्रेकआउट था, उसका ब्रेकआउट नवंबर महीने में देखने मिला। उसके बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक शार्प अप मूव देखने मिल रही थी। तो लगातार लास्ट 2-3 हफ्तों से कंसोलिडेशन के आसपास, उसी के आसपास से फिर से एक बार मोमेंटम रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है स्टॉक चार्ट्स पे, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से और 10 to 15% का अप मूव देखने मिल सकता है इजीली L&T के चार्ट्स पे। तो मुझे लग रहा है कि और रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत फेवरेबल है। करंट लेवल्स पे किसी को बाइंग करना है तो रिकमेंडेशन बिल्कुल बाय रिकमेंडेशन रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक कंसोलिडेशन के बाद बाहर निकल के आ रहा है, रिस्क बहुत फेवरेबल है। और ऊपर के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि 4,500 के मिलेंगे, उसके ऊपर निकलता है तो 4,500 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बने रहना चाहिए किसी के पास लॉन्ग है तो। और फ्रेश बाइंग के लिए भी मैं यहाँ पे रेकमेंड करूंगा L&T बाय करने के लिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए किसी को बाय करना है तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4,000 का। उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म के पोजिशनल टारगेट्स बनेंगे 4,500, बाद में 4,650 का। चलिए, तो ये थी राय L&T पे। अच्छा ट्रेड, डे के हाईएस्ट पॉइंट पे इस समय ट्रेड कर रहा है। 10 से 15% का अपमूव जो है हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। 4,500 से 4,650 के लेवल्स का जो टारगेट है लॉन्ग टर्म के लिए दिया है हरीश जी ने। अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो उन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 4,000 रुपए का। तो ये थी हरीश जी की राय L&T पर। बट अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। इस ब्रेक के बाद हम आके डिस्कस करेंगे और भी न्यूज मेकर्स।
नमस्कार, स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश में। मैं हूं कनिष्का सरकार और आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट, जहां हम सभी स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं जो आज फोकस में है एक फटाफट अंदाज में। अब वक्त है एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने का जो आज निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है 6.5% के उछाल के साथ। कई ट्रिगर्स है जिसकी वजह से कोल इंडिया आज फोकस में है। सबसे पहले तो कोयले की ई ऑक्शन में विदेशी खरीदारों को सीधी भागीदारी की जो मंजूरी मिली है उसकी वजह से भी एक स्टॉक में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। अब ये ई ऑक्शन के चलते अब विदेशी खरीदार जो है सीधी एंट्री इंडिया के मार्केट में ले सकते हैं। इससे बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से अतिरिक्त डिमांड आने की जो है संभावना दिखाई दे रही है। कंपटीशन बढ़ने से कोयले की कीमतों को सपोर्ट मिलेगा। ई ऑक्शन वॉल्यूम्स जो है उनमें भी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। पर इसके अलावा क्या सभी ट्रिगर्स है जिसकी वजह से आज कोल इंडिया निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है 6.5% के उछाल के साथ। विश्व मोहन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विश्व मोहन जी, बताइए क्या ट्रिगर्स है जिसकी वजह से आज इतना ज्यादा जो है इतनी तेजी हमें कोल इंडिया में देखने को मिल रही है? देखिए, कोल इंडिया में तेजी के जो सबसे बड़े ट्रिगर यही है कि जो विदेशी निवेशकों को ई ऑक्शन में भागीदारी की जो एंट्री मिली है, तो डेफिनेटली इससे फ़ायदा ये होगा कि कंपनी के CIL के वॉल्यूम में यहाँ पर इजाफा होगा। डायरेक्ट सिंगल विंडो मोड के जरिए वो यहाँ पे डायरेक्ट ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो कंपनी की जो निर्भरता होगी वो कोल ट्रेडर पर नहीं घटेगी। डायरेक्ट यहाँ पे विदेशी अगर पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आके ऑक्शन में अगर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा कोल इंडिया को मिलने वाला है। और जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, खास करके जो बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, इन कंट्रीज़ के जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे वो चाहे तो ई ऑक्शन के जरिए यहाँ पर कोयले का इंपोर्ट सीधा कर पाएंगे, तो उनके लिए भी आसानी होगी। सिंगल विंडो सिस्टम होगा और साथ साथ यहाँ पे वैल्यू भी अनलॉक होगी कोल इंडिया के लिए, और इनकी जो डिपेंडेंसी है मिडिल मैन पर वो यहाँ पे घटती जाएगी। तो एक वैल्यू अनलॉकिंग के हिसाब से देखें तो एक बढ़िया कदम यहाँ पर CIL ने यहाँ पर लिया है कि वहाँ पे विदेशी भागीदारों को भी अब पार्टिसिपेशन की सीधी मंजूरी मिल गई है। दूसरा अपडेट कोल इंडिया को लेकर ये है, जो PMO ने निर्देश दिया था कोल मिनिस्ट्री को कि 2030 तक कोल इंडिया की जितनी भी सब्सिडियरी है उनकी लिस्टिंग की जाए, और उसमें से 2 सब्सिडियरी की लिस्टिंग की मंजूरी भी मिल गई है। उनके नाम है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स और महानदी कोलफील्ड्स। इन दोनों को FY 27 तक लिस्टिंग की मंजूरी भी मिल गई है और उसको लेकर तैयारी भी चल रही। तो एक बड़ा अपडेट है कोल इंडिया को लेकर और इसी वजह से इस तरह के एक्शन दिख रहा है। और कहा जा रहा है कि अलग अलग सब्सिडीज जब यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगी तो वैल्यू अनलॉक होगा और उनकी जो जवाबदेही होगी हर कंपनी की, हर मैनेजमेंट की अपने ऑपरेशंस के हिसाब से उनकी जवाबदेही तय होगी। तो एक वैल्यू, बेहतर वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगा कोल इंडिया को लेकर। तो ये सारे अपडेट्स है, सारे जो डेवलपमेंट है वो एक साथ आ रहे हैं कोल इंडिया को लेकर, और यही वजह है कि इस तरह की तेजी दिख रही है। इसके अलावा एक और स्टॉक है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्शन दिख रहा है, वो है NTPC में भी अच्छी तेजी है। पिछले 5 दिनों में देखिए, इस हफ्ते ही देखिए तो 7-8% की तेजी आ चुकी है। आज के सत्र में भी काफ़ी अच्छी तेजी है। कहा जा रहा है कि कंपनी अपने न्यूक्लियर प्लान्स को लेकर काफ़ी एम्बिशियस है और इस प्लान को पूरा करने के लिए विदेशी साझेदारी की तलाश में है कंपनी, और कहा जा रहा है कि कई कंपनियों से बातचीत भी चल रही है। ज्वाइंट वेंचर के जरिए कंपनी आने वाले समय में, आपको बता दूं कि करीब 30 गीगावाट के क्षमता यहाँ पर ऐड करने वाली है, और 2 गीगावाट की जो न्यूक्लियर क्षमता जोड़ने का जो उनका लक्ष्य है 2032 तक है, और टोटल जो देश के अलग अलग हिस्सों में करीब 30 गीगावाट का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट ये कंपनी लगाने वाली है। तो ये जो सारे डेवलपमेंट हैं NTPC के लिहाज से भी काफ़ी बेहतर है, और साथ ही कोल इंडिया को लेकर जिस तरह के पूरा रिवाइवल और अलग तरह का रीस्ट्रक्चरिंग प्लान चल रहा है उसका फ़ायदा इन दोनों ही स्टॉक्स को मिल रहा है। सब पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं कोल इंडिया और NTPC के लिए। दोनों ही आज टॉप निफ्टी गेनर्स बने हुए हैं। कोल इंडिया में इनफैक्ट 6% से ज्यादा का उछाल हमें देखने को मिल रहा है। हरीश जी, एक बार आप बताइए, ये जो उछाल है, जो अपसाइड हम आज देख रहे हैं, ट्रेंड जो हमें कोल इंडिया में, NTPC में देखने को मिल रहा है, क्या ये कंटिन्यू होगा? देखिए, पहले हम लोग कोल इंडिया की डिस्कस करते हैं तो पिछले हफ्ते ही हमने एक अच्छा अपमूव देखने मिल रहा था कोल इंडिया में। ऑलमोस्ट 4.5% गेन्स थे पिछले हफ्ते के इसमें। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में क्लियरली एक ब्रेकआउट का जो था स्ट्रक्चर, तो आज क्लियरली एक ब्रेकआउट दे चुका है। जो रेजिस्टेंस था 418 के आसपास, तो उसके आसपास ये कंसोलिडेट करा था 2-3 दिनों से। तो आज उसके ऊपर निकल चुका है स्टॉक प्राइस। यहाँ पे क्लियरली एक ब्रेकआउट है, लग रहा है कि 418 के ऊपर जैसे निकला है स्टॉक प्राइस में, पोटेंशियल और बढ़ सकता है, बढ़ा है। ऊपर केवल नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 450 के अराउंड, उसके ऊपर 470। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल ब्रेकआउट का भी फॉर्मेशन ब्रेकआउट है। तो सारे कहीं ना कहीं देखा है तो पॉजिटिव मोमेंटम बिल्कुल देखने मिल रहा है।
और जिस तरीके से वॉल्यूम्स बने रहे उसके हिसाब से और कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल एक डिप आता है जो भी, तो बाय करने की कोशिश करना चाहिए। अब फिलहाल करंट लेवल्स पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुका है, तो अगले हफ्ते में जैसे अगर 420 के अराउंड या 419 के अराउंड मिलता है, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे बाय करने की राय रहेगी कोल इंडिया में भी। ऊपर की ओर शॉर्ट टर्म के टारगेट बनेंगे 450 का और 460 का शॉर्ट टर्म के लिए। अगर हम एनटीपीसी की बात करते हैं, एनटीपीसी में आज के ट्रेडिंग सेशन में आज 2-3 दिन के रैलीज देखने मिल रहे हैं एनटीपीसी में भी। एनटीपीसी अभी भी एक कंसोलिडेशन में है, एक इमीडिएट बेसिस में 350 का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस जो है निकलना चाहिए, मुझे लग रहा है तब जाके एक फ्रेश बाइंग देखने मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करें, 350 के ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि एनटीपीसी में बाइंग किया जा सकता है लॉन्ग पोजिशनल के लिए बेसिस में। चलिए, थैंक यू हरीश जी। दोनों ही स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए 450 से 460 का शॉर्ट टर्म टारगेट कोल इंडिया के लिए और वेट एंड वॉच अप्रोच थोड़ी एनटीपीसी के लिए। ये था आज का आखिरी स्टॉक। थैंक यू हरीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आपसे विदा लेंगे हम। थैंक यू सो मच। चलिए, अब वक्त है इस शो को रैप करने का, बट इससे पहले कि मैं एक आखिरी बार ईटी नाउ स्वदेश से विदा लूं, मैं थैंक्स बुक कहना चाहती हूँ अपने सभी शानदार को एंकर्स का, रक्षा, तृप्ति, विश्वा सर, प्रशांत सर, अभिषेक सर, कविता और मानसी, और साथ ही हमारी हमेशा साथ देने वाली पीसीआर टीम को, हमारे डायरेक्टर्स आनंद सर, प्रशांत सर, सुशील, निकिता, भाग्यश्री, प्रियल, ओमकार, विनोद, संदीप, संतोषी और विजय और अभिषेक, सभी को, हमारे कैमरा टीम्स, हमारे प्रोड्यूसर्स पुलक, दीपक सर, आनंद, राघव और अविनाश को, और हमारी शॉप रिसर्च टीम को भी, अशेषा, सृष्टि, रविंदर, स्नेही, शिवम और हर्ष, सभी को, साथ ही हमारी डिजिटल टीम सुभाष सर के लिए स्पेशली, हमारी गेस्ट कोऑर्डिनेशन और असाइनमेंट मेकअप टीम, सभी को एक आखिरी बार सबसे एक थैंक्स कहना चाहती हूँ। और पर सबसे खास आयशा, अमरेन सर और सजीत सर, आप सबका एक बहुत बहुत धन्यवाद मुझ पर भरोसा करने के लिए और ईटी नाउ स्वदेश पर ये यादगार मौका देने के लिए। मेनी थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ये जो जर्नी है एक प्रोफेशनल नहीं, एक बहुत स्पेशल जर्नी है मेरे लिए। और एक आखिरी बार साइनिंग ऑफ फ्रॉम ईटी नाउ स्वदेश, कनिष्का सरकार है।